हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज अपन जो आपकी पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये जो चैप्टर है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आज आपको वो करवाऊंगा, क्योंकि इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूं आप अंतिम लास्ट क्वेश्चन तक मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा एक विकल्प शक्ति उत्पादन का पारंपरिक स्रोत है? कौन सा पूछ रहा है साथियों? पारंपरिक स्रोत पूछ रहा है आपसे। देखिए, तापीय स्रोत, नाभिकीय स्रोत और ज्वारीय स्रोत स्रोत जिसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखा है ए और बी। क्योंकि साथियों देखिए, ये जो पारंपरिक स्रोत है ये तापीय भी है और नाभिकीय भी पारंपरिक है, लेकिन जो ज्वारीय है वो अपारंपरिक स्रोत के अंदर आता है। यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जो आपका बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कौन सा है? इकोनोमाइजर, और बी है कंडेंसर, सी है रेक्टिफायर और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, होने को तो ये दोनों ही इसकी दक्षता को बढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन यदि दोनों आ जाए तो आपको क्या करना है? कंडेंसर। क्योंकि इकोनोमाइजर का काम भी क्या है? स्टीम को इकट्ठा करके दोबारा से रीयूज के लिए प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन जो कंडेंसर है इसका यूज क्या करते हैं? जो आपकी एक्स्ट्रा बची हुई स्टीम है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उसको वापस भेज देता है। तो इसके अंदर आपका जो लागत है उसके अंदर उसको गर्म करने की, जिसके अंदर कोयला हो गया या कोई भी हीट उसके अंदर इक्विपमेंट आपने लगा रखा है उसके अंदर, तो उसके अंदर आपको बेनिफिट देगा क्या? तो उससे आपकी दक्षता सुधरेगी। अधिकतर देशों में पीक लोड शक्ति संयंत्र के लिए प्रयोग में की जाने वाली विधि या संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है नाभिकीय हाइड्रो तापीय। देखिए साथियों, नाभिकीय का तो अभी माइनर यूज कर रहा है कोई ना कोई देश। क्यों कर रहा है इसका यूज? क्योंकि ये अधिक मात्रा के अंदर विस्फोटक है, ज्वलनशील है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अपना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र है वो मैक्सिमम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब है पानी से, ठीक है। तो पानी का मैक्सिमम देश क्या करता है? अपने पानी को डैम को ऊपर से करता है, इस तरीके से ऊपर डैम होता है और इसकी एक ट्यूब के अंदर से लेके और यहाँ पे एक टरबाइन लगा देते हैं। यहाँ प्रेशर से टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है और ये टरबाइन यहाँ से घूमती है। तो आपके ऊपर ये लगी हुई टरबाइन के ऊपर एक और लगा देते हैं रोटर, और ऊपर से क्या लगा देते हैं? अल्टरनेटर लगा देते हैं। तो ये क्या करता है? आपका सबसे आसान पड़ता है, सबसे सस्ता पड़ता है। तापीय का आजकल यूज कर रहा है लेकिन ये बहुत मात्रा में नहीं होता है। चलिए, जब जल शीर्ष 30 मीटर से कम हो जाता है, जब आपने बताया ना ऊपर से, जब ये कितना, इसकी हाइट 30 मीटर से कम होगी, कितनी? 30 मीटर से कम होगी हाइट, तो ये कौन सा कहलाएगा? ये आपका निम्न शीर्ष संयंत्र कहलाएगा। देखिए साथियों, इसकी है 30 मीटर से कम, ठीक है। मध्यम है 30 मीटर से 100 मीटर तक, और 100 से अधिक, 100 मीटर से अधिक। अगर इसकी हाइट 100 मीटर से अधिक है तो ये उच्च शीर्ष संयंत्र कहलाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए, सूर्य से उत्सर्जित होने वाली सूर्य की दर कितनी है साथियों? 4.5 इंटू 10⁻23 किलो जूल प्रति सेकेंड, ये आपकी इसके अंदर है जो मैंने आपको बता दी। कार्बनिक पदार्थों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा खालिस्तान कहलाती है। देखिए, जो कार्बनिक पदार्थों से मिलके, आप कार्बनिक पदार्थ को छोड़ो, कार्बनिक पदार्थ में गोबर आता है और गोबर से कौन सी गैस बनती है? आपकी बायोगैस बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, तापीय ऊर्जा है नहीं, एथेन है नहीं। लेकिन साथियों, इसी का ही रासायनिक जो फॉर्मूला है या सूत्र है, रासायनिक नाम है, कुछ भी कह सकते हो, तो कौन सा है? मेथेन, ठीक है। ये भी आपके ऑप्शन में
आ सकता है। ये जर्नली यूज क्यों नहीं किया जाता है? जर्नली यूज इसका इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इससे हानिकारक जो बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं, या इसमें प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। आप खुद ही देखो कि आपके आसपास में कोई चीज सड़ रही है तो उसमें से बदबू बहुत ज्यादा आती है, इसलिए आप लोग नहीं चाहोगे कि वो आपके घर के नजदीक रहे। ठीक है साथियों, चल अगला देखिए। नाभिकीय ईंधन कौन कौन सा है? यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया और थोरियम हो गया। जैसे कि यूरेनियम 235 वगैरह ये होता है इसके अंदर। इनका यूज किसमें किया जाता है? नाभिकीय ईंधन में सबसे ज्यादा यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। यूरेनियम 235। ठीक है, चलो अगला देखिए। सूर्य की रेडियंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? आपका ये सूरज है, ठीक है, इसके अंदर आपकी इस तरीके से फ्लेम दिखती है, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर जो ऊर्जा हो रही है, आग निकलती है, वो किसके कारण से निकलती है साथियों? नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसके कारण से आपकी इसके अंदर जो हीट उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से पावर हाउस का प्रकार नहीं है। डीजल इलेक्ट्रिक पावर हाउस होता है साथियों, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर हाउस होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस होता है, लेकिन आपका चुंबकीय इलेक्ट्रिक नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि इतने पावर हाउस के लिए आप यदि मैग्नेट लगाने लगोगे तो आपकी बहुत बड़ी मैग्नेट हो जाएगी, जिससे कि आपका काम बर्बाद हो सकता है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। सिरोपरी लाइन में तारों की क्रॉस आर्म को पृथक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नॉर्मली सभी को पता है, आपका इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिख दिया। देखिए साथियों, दो चीजें होती है इसमें, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। क्या है आपका, एक खंबा यहाँ है और एक यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, ये क्या है? आपके इंसुलेटर, ठीक। और आपकी लाइन आप यहां से यहां कनेक्ट, ये आपकी लाइन जा रखी है, जिसके ऊपर आप ये क्रॉस आर्म है, इसके ऊपर आपका क्या लगा होगा? इंसुलेटर लगा होगा, और इसी से आपका कंडक्टर बंधा हुआ रहता है। ठीक है, आगे जब इससे लेके जाओगे तो ये समझ आ गई। इसके अंदर अंतिम के ऊपर क्या किया जाता है? यहाँ पे एक आपका होता है नट जैसा, उसमें लगा के और आप स्टे वायर लगाओगे, ठीक है, जमीन के साथ। इसके बीच में ही एक चीज और होती है, एक इंसुलेटर होता है साथियों, वो अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। ये एक ऐसा होता है जिसके अंदर एक तार तो आएगा इधर से और एक तार ऐसे अंदर से होके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का होता है, इसके अंदर ये तार अलग हो जाता है और ये नीचे अलग हो जाता है, इसलिए इसको कौन सा? स्टे वायर इंसुलेशन कहते हैं या स्टे वायर कहते हैं। ये अंतिम पोल के ऊपर लगाया जाता है, या घुमावदार जो चीजें होती है, मान लो इस तरीके से और इस जगह पे खंबा है, तो इसको इधर खींच के रखने के लिए यूज किया जाता है, ताकि ये खंबा झुके नहीं, आपकी लाइन ढीली ना हो। इसके साथ ही साथियों और एक चीज होती है जो नोट करने की है, आपका यहीं पे एक क्या कर दिया जाता है? एक तार बांध दिया जाता है, ठीक है। चलो इसको हम अलग कलर से करते हैं। और इसके अंदर इस तरीके से कुछ तारों को और लगा दिया जाता है, ठीक है साथियों। आपको पता होगा इसको क्या कहते हैं? गार्डिंग कहते हैं। गार्डिंग का मतलब एक गार्ड का काम करती है, क्योंकि मान लो इधर से एक रास्ता जा रहा है और इस रास्ते के ऊपर आपकी ज्यादा व्हीकल जाते हैं या कोई कम भी जाता है, उससे कोई फर्क कम नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी रास्ता होता है उसको अगर क्रॉस कोई लाइन करती है तो उसके नीचे आपकी गार्डिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें से यदि कोई तार यहां से टूट के और नीचे आता है तो इसको ये होल्ड कर लेता है, और इसी के साथ में यहां से इस तार को और नीचे अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये इस पे गिरे तो इसका अर्थ सीधा नीचे आ जाए।
ये आपको समझ आ गया, ठीक है। इसके साथ ही इसके एक दो और पॉइंट बनते हैं कि इसके डिस्टेंस कितना होता है दो पोल के बीच का। तो साथियों ये अलग अलग होता है, नॉर्मली अपने आरसीसी यूज करते हैं, ठीक है। आरसीसी के अंदर ये 67 मीटर के समथिंग होता है, अगर आप नॉर्मली बोलोगे तो 60 से 100 मीटर तक, ठीक है। चल अगला देखते हैं। ये लाइन है आपकी, मैंने नॉर्मली नोट कर लिया था। देखिए एलटी लाइन जो होती है वो आपकी 1 किलो वोल्ट से नीचे, यानी कि 1000 वोल्ट से नीचे नीचे जितनी भी लाइन होंगी वो सारी लो टेंशन लाइनें कहलाएंगी। और यानी कि आपकी जो 240 हो गई या आपकी 440 वोल्ट हो गया, ये सारा कौन सा होगा आपका एलटी लाइन के अंदर आएगा। इसके बाद में आता है एचटी लाइन, जिसको अपन हाई टेंशन लाइन बोलते हैं, जो कि 1 किलो वोल्ट से यानी कि 1000 वोल्ट से 11000 वोल्ट तक होती है, 1000 से 11000 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद में एक एसटी लाइन होती है, सुपर टेंशन लाइन, जो कि 11 से 33 केवी तक होता है। इसके बाद में एक ईएचटी यानी कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन होती है, जो 33 से 66 केवी होती है। और एक होती है साथियों ईएसटी यानी कि एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, जो कि 66 केवी से जो भी ऊपर की होती है, 132 हो 400 केवी हो, इन सभी के अंदर आपका कौन सा यूज किया जाता है, ईएसटी लाइन या ईएसटी केबल। केबल के अंदर भी सेम ही है, आप यहीं से इसमें पढ़ सकते हो। यदि आपसे पूछ ले कि आपकी जो एसटी केबल है उसका जो वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए, तो 11 से 33 केवी वोल्ट तक के लिए कौन सी एसटी केबल यूज की जाती है, ठीक है साथियों। चलिए 11 केवी लाइन की भवन की दीवार से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए साथियों, कम से कम 11 केवी है तो आपकी 2.20 मीटर होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन आपका 1 पॉइंट या 1.5 मीटर भी आएगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब वो आप देख लेना कि कौन सा आपका सही ऑप्शन आता है। अगर दोनों आ जाए तो साथियों आपको ये कर देना है, ठीक है। चलिए एक वायर आता है जो अपन ने अभी पढ़ा था, कौन सा, ये जो कंडक्टर बनता है अपना, ये जो कंडक्टर है इसको कौन सा बोलते हैं, ASCR बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या फुल फॉर्म बता रखी है, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, तो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स के नाम से होता है। यदि आपको विद्युत उत्पादन केंद्रों की बात की जाए तो विद्युत उत्पादन केंद्र को क्या कहते हैं, पावर स्टेशन कहते हैं। और आपको वितरण जहां से लाइट बढ़ती है, या आप बोल सकते हो अंतिम जहां से आपकी विद्युत सप्लाई आपको ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, ठीक है। इसके बाद है एसी के किस गुण के कारण ओजोन गैस पैदा होती है, ठीक है साथियों। स्किन इफेक्ट क्या होता है आपको पता है, अगर कोई केबल वायर जा रहा है तो इसके ऊपर यहां से एक अलग से, आपने कभी नोटिस किया होगा जब इसके अंदर हाई वोल्ट देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा जैसे इसके ऊपर कोई करंट हो रहा हो, तो इसके ऊपर तक जितनी दूर में इसका प्रभाव रहेगा उसी को स्किन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो कई बार एक चीज और भी देखो इसी के अंदर, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो बड़ी लाइनें जा रखी हैं उनके अंदर 4 वायर जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं साथियों, इनको इस तरीके से बांध देते हैं। आपने एक क्लिप होगी ऐसी देखी होगी, तो ये जो कंडक्टर है ना ये इतना मोटा हो जाता है। अगर हम इतना मोटा एक पाइप ही जितना कंडक्टर ले जाएंगे तो बहुत भारी हो जाएगा, इसलिए इसमें 4 कंडक्टर का यूज करके, कुछ लोग 6 कंडक्टर, अगर ज्यादा हैवी लाइट ले जानी होती है तो 6 कंडक्टर का यूज करके आपकी लाइन लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्किन इफेक्ट के कारण ये सारा कंडक्टर मिलके और लाइन को एक गोल कर देता है इसको, तो ये आपका कंडक्टर इतना मोटा तक काम में करेगा, ठीक है। ये स्किन इफेक्ट हो गया, लेकिन आपका ऑप्शन होगा कोरोना इफेक्ट के कारण ओजोन गैस पैदा होती है। कोरोना इफेक्ट यदि आपने देखा होगा साथियों, तो आप जो घरों में बैटरी होती है आपकी, और जो बैटरी का टर्मिनल होता है, इसी को बैटरी मान लेते हैं अपन, इसके जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं, यहाँ अपन ने थिम्बल कसा, और इस थिम्बल के पास में कई बार क्या होता है, एक हरे रंग का एक पदार्थ जमा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, कोरोजन इफेक्ट के कारण से वो कार्बन आ जाता है।
द्रव प्रकार के फ्यूज के अंदर कौन सा द्रव भरा जाता है? साथियों, जो आपका HRC फ्यूज होता है उसके अंदर आपकी एक मिट्टी टाइप का भरा जाता है, लेकिन आप जो ये बोल रहे हो कि द्रव गैस के अंदर कौन सा, तो द्रवित CO2 नहीं भरा जाता, आपका CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, आपने वो उसमें भी देखा होगा, ये जब अपन वो पढ़ते हैं आग का प्रकार, और आग को बुझाने के लिए, इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जिसको अपन CTC भी बोलते हैं, CTC। ठीक है, चलिए अगला देखिए, किस पदार्थ का प्रयोग सौर ऊर्जा उत्पादन से में सौर सेल निर्माण में किया जाता है? जो आपकी प्लेट होती है इस तरीके से लगी होती है ना जमीन पे, तो इसके ऊपर आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से बने रहते हैं हल्के हल्के कट। तो जो एक कट है वो एक सेल का काम करता है, और ये किसका बना होता है? आपका सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी धारा मनुष्य के लिए निश्चित रूप से घातक है? एक शब्द दिया गया है निश्चित रूप से घातक, यानी कि आदमी की जो जान लेने का काम करती है, वो कौन सी है? राम नाम सत्य है। तो वो कौन सी होगी? आपकी 100 मिली एम्पियर करंट होगी। साथियों, इसके अंदर सारा कुछ आ गया, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि मनुष्य की ऐसी कौन सी कितना करंट है जो कि मनुष्य की मतलब शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, तो 10 मिली एम्पियर से कम। ठीक है, 15 मिली एम्पियर तक उसको करंट का या झटके का एहसास हो जाता है, झटके का एहसास। ठीक है, झटके का एहसास 15 मिली एम्पियर तक हो जाता है, लेकिन आदमी को सहन कर लेता है। लेकिन यदि दर्दनाक झटके की बात करें, दर्दनाक झटके, तो 30 मिली एम्पियर से अगर करंट आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है, तो इसके समथिंग भी, यानी कि आप 29 भी आ जाए तो भी कर देना, या 35 आ जाए तो भी, 35 भी ऑप्शन में हो जाए तो आप कर देना। ठीक है, लेकिन साथियों आदमी कब तक सहन कर सकता है? 50 मिली एम्पियर से कम तक सहन कर सकता है दर्दनाक झटकों के बाद में। लेकिन यदि साथियों ये ही इससे 50 से ऊपर चली जाए तो आदमी मूर्छित हो सकता है, बेहोश हो सकता है। लेकिन यदि आपकी 100 मिली एम्पियर से ऊपर चली गई लाइन करंट, तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। दो RCC खंभों के बीच की दूरी मैंने आपको बता दी थी, 60 से 100 मीटर तक, नॉर्मली 67 मीटर तक। चलिए इतना ही था साथियों आज का। ये इसमें से काफी मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के आपके सामने एक कम टाइम में, क्योंकि कल एग्जाम होने वाला है, तो बहुत ही कम समय में आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। साथियों धन्यवाद।